हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे मैं अजीम सर। बेटे आज अपन लेकर आए एक नया टॉपिक जो होगा कृमि तथा कवक जनित रोग। यानी बेटे इससे पहले अपन ने क्या रीड किया ये आपको याद होना चाहिए। इससे पहले बेटे अपन ने जीवाणु जनित रोग पढ़ा, उसके बाद में बेटे नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में अपन ने वायरस जनित रोग को पढ़ा। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि कम से कम इनके रोगों के नाम याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं या जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह ध्यान देना है कि इन रोगों के नाम लिख लिख के आप याद करें। बेटे आज अपन का टॉपिक रहेगा यानी कृमि और कवक। तो पहले आप ये देखो कि कृमि क्या होते हैं और कवक क्या होते हैं। बेटे कृमि का माने ये है कि जिसको अपन पेट के कीड़े कह सकते हैं, ठीक है ना। कई तो ये आंत्र के परजीवी होते हैं, बहुत से बेटे ये लंग्स के परजीवी होते हैं, कोई रक्त के परजीवी होते हैं। और जो कवक होते हैं बेटे, ये कवक जो है पौधों में या जंतुओं में भी रोग पैदा करती है। तो अपन पहले इनके बारे में जानेंगे कि कृमि क्या है और जो है कवक क्या है। बेटे इनसे कई सारे रोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि यार इसको तो कीड़े काट रहे हैं, इसको चूहे काट रहे हैं, तो समझ लेना ये कौन सा रोग माना जाएगा, ये कृमि जनित रोग माना जाएगा। उसके बाद में बेटे जैसे कि दांत काट खुजली हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि यार इसको तो फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ये फंगल इन्फेक्शन भी क्या है, ये कवक जनित रोग है। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन यहां पर लेंगे। तो उससे पहले बेटे अपन यहां पर लेंगे कि जो है ये कृमि क्या होते हैं। तो बेटे कृमि एक वर्म होते हैं जो कि दो फाइला के अंदर ये आते हैं। एक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है और एक एस्केहेल्मिन्थेस होता है वहां पर। और इनका बाहरी आवरण पर मोटा टेगुमेंट आवरण होता है जिसे प्रतिरोधी आवरण भी अपन यहां पर कहते हैं। बेटे कवक पर आएंगे तो कवक को पौधों से अलग रखा गया है क्योंकि ये परपोषी होते हैं और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो आइए अपन इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि यहां पर कृमि क्या है और साथ में बेटे ये कवक क्या होते हैं। तो एक तरफ तो मैं यहां पर लिखता हूं यानी कृमि, कृमि जिसको आप कहोगे वर्म, और दूसरा बेटे यहां पर हमारे पास में है फंजाई, फंजाई यानी कवक। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि बेटे कृमि क्या है। तो कृमि जहां रखना है, एक तो ब्रांच होती है बेटे हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी। तो इसका मतलब होता है कृमियों का अध्ययन, कृमियों का अध्ययन। यानी जितने भी वर्म होते हैं इन वर्म की जो स्टडी की जाती है ये स्टडी कहलाते बेटे हेलमिन्थोलॉजी। इन्हें शामिल किया जाता है बेटे जितने भी क्रम आते हैं वह एक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ये लिए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और साथ में यहां पर ये एस्केहेल्मिन्थेस, संघ के सदस्य, संघ के सदस्य। तो ये याद रखना बेटे कि ये जो यहां पर कृमि होते हैं, वर्म होते हैं, इनके स्टडी को तो हेलमिन्थोलॉजी कहेंगे। और ये चपटे कृमि और गोल कृमि संघ जो होता है उसके सदस्य होते हैं। बाहरी आवरण प्रतिरोधी होता है बेटे, बाहरी प्रतिरोधी, बाहरी प्रतिरोधी टेगुमेंट आवरण उपस्थित, टेगुमेंट आवरण उपस्थित। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि बेटे यहां पर ये जितने भी परजीवी वर्म्स होते हैं इनकी बाहरी सतह पर एक मोटा क्यूटिकल का बना प्रतिरोधी आवरण पाया जाता है और उस आवरण को कहते हैं टेगुमेंट। अब आपको बेटे यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे एस्केरिस है ना, टीन या सोलियम है, ये बेटे मानव की आंत्र में पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिएगा कि मानव बेटे जब मांस को पचा जाता है ना, मांस को पचा जाता है तो फिर ऐसा क्या कारण है कि ये जो कृमि मानव की आंत में होते हुए भी ये पचते नहीं है। तो इसका सीधा सा कारण है कि जितने भी परजीवी जो मानव की आंत्र में पाए जाते हैं बेटे इनकी सतह पर मोटी क्यूटिकल का एक प्रतिरोधी आवरण पाया जाता है और उस प्रतिरोधी आवरण को कहते हैं टेगुमेंट आवरण। और इस टेगुमेंट आवरण पर
कोई परजीवी एंजाइम कार्य या मानव के जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इस आवरण पर बेटे कार्य नहीं करते हैं और इसको या परजीवी को वह पचा नहीं पाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कर ले या आप किसी से क्वेश्चन करें कि भाई जितने भी कर्मी होते हैं बेटे वो मानव के आंत में पाए जाते हैं, मानव जो होता है वह मांस को पचा जाता है, तो ऐसा क्या कारण है कि मानव जो है बेटे ये कर्मी को नहीं पचा पाता? ये भी तो मानव के आंत में होते हैं, जब वो भोजन ग्रहण करता है तो मांस का टुकड़ा भी बेटे मानव के आंत में जाता है, उसे तो वो पचा जाता है, लेकिन ये कर्मी क्यों नहीं पच पाते हैं? तो कारण क्या है कि इनकी सतह पर मोटी क्यूटिकल से बना एक आवरण पाया जाता है, प्रतिरोधी आवरण, जिसे आप क्या कहोगे बच्चों? जिसे कहोगे टेगुमेंट्स कहोगे। और इस टेगुमेंट्स पर मानव के पाचक एंजाइम कार्य नहीं करते हैं और इसी कारण से बेटे ये मानव के आंत्र में सुरक्षित रूप से बना रहता है। तो ये इनका कर्मियों का क्या माना जाता है? परजीवी अनुकूलन माना जाता है। उसके अलावा बेटे वहां से ब्लड को जो है क्या कहते हैं शक करने के लिए इनमें चूसक पाए जाते हैं, यानी चूसक व हुक उपस्थित, चूसक व हुक उपस्थित, यानी बेटे मानव के आंत्र में ये पाए जाते हैं और वहां से ये ब्लड को या पचे पचाए भोजन को है ना ग्रहण करने के लिए इनकी सतह पर एक तो चूसक पाए जाते हैं जिनकी सहायता से मानव के आंत्र में चिपक जाते हैं। उसके अलावा बच्चों इनमें हुक्स भी पाए जाते हैं जो आंत्र को भेद करके वहां से ये ब्लड को या जो है वहां पर जो भी मटेरियल होता है उसे रिसीव करते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए, ये तो है बेटे कर्मी। तो कर्मी एक छोटे छोटे लंबे पतले धागे के जैसी रचनाएं होती है, उन्हें कर्मी कहा जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों, एस्केल्मंथीज और प्लेटीहेल्मंथीज संघ के सदस्य होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इनकी सतह पर मोटा क्यूटिकल का प्रतिरोधी आवरण होता है, इस कारण से यह परपोषी की आंत्र में होते हुए भी ये वहां पर पचते नहीं है, क्योंकि जो परपोषी के पाचक एंजाइम होते हैं, होस्ट के जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इन पर कार्य नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा इनके सिरे पर चूसक पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये चिपकते हैं, वरना तो एलिमेंट्री केनाल में बेटे गति होती है तो ये बाहर आ जाना चाहिए फेकल मैटर के साथ में, लेकिन चूसकों की वजह से बाहर नहीं आ पाते। इनमें हुक्स होते हैं बेटे जिनकी सहायता से यह आंत्र में घाव उत्पन्न करके वहां से ब्लड या लसिका को ग्रहण करते हैं। तो ये तो आपके पास में हो गया बेटे कर्मी। अब बात आ गई कि फंजाई क्या होती है, यानी फंगस क्या होती है। तो बेटे इसको एक जो है किंगडम, इसका जो किंगडम है, जिस किंगडम में इसको रखा जाएगा, इसका जगत जो होगा ये जगत बेटे फंजाई होगा। ये छोटा जगत है याद रखना, और पहले पुराने जगत में इसको पौधा ही माना जाता था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटे जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, उनका संचित भोजन ग्लाइकोजन है और वो अधिकतर परपोषी होते हैं या रोगकारी होते हैं, तो फिर उन्हें कहा गया कवक। तो ये जो कवक होते हैं बेटे, एक तो याद रखना इनके अंदर क्या नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट, यानी इनके अंदर आपको हरित लवक इसमें क्या होगा, यानी अनुपस्थित। तो पहले आप तो याद रखना बेटे कि जितने भी कवक होते हैं तो इन कवकों में हरित लवक नहीं पाए जाता। तो हरित लवक नहीं पाए जाने के कारण इनमें बेटे होने वाला जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होगा तो फिर कवक कैसी होगी बेटे, परपोषी भी हो सकती है ना, मर्तोपजीवी भी होते बेटे, ये मर्तोपजीवी। तो इसके अंदर जो पोषण आपको देखने को मिलेगा वह परपोषी पोषण भी होगा और मर्तोपजीवी पोषण भी होगा, परजीवी और मर्तोपजीवी पोषण पाया जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हरित लवक नहीं है। तो हरित लवक नहीं होने के कारण बेटे इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जितनी भी कवक है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगी। तो कवक हमेशा दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करती है। तो ऐसे पोषण को क्या कहोगे? परपोषी पोषण। उसके बाद में आपको याद रखना है कि बेटे मर्तोपजीवी पोषण भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कवक और ये जो सूक्ष्म जीवी जीवाणु वगैरह होते हैं ये बेटे डिकम्पोजर होते हैं, है ना। डिकम्पोजर यानी अपघटन करता होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सड़ी गली जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका डीके करके, उनका अपघटन करके और बेटे उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो ये जो कवक होते हैं अधिकतर सड़ी गली वस्तुओं पर ज्यादा उगती है बेटे। तभी कोई जंतु या कोई पौधा या कोई पदार्थ सड़ जाता है तो अपन क्या देखते हैं बेटे कि उस पर फफूंद आ जाती है। तो वो जो फफूंद आप देखते हो वह फफूंद ही कवक है। तो ये जो कवक है इसके अंदर जो पोषण आपको देखने को मिलेगा वह परपोषी मिलेगा या फिर मर्तोपजीवी भी मिलेगा। सड़ी गली वस्तुओं के रूप में ये अपना भोजन ग्रहण करती है। उसके बाद में इसकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, तो बेटे ये कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। जबकि आप नॉर्मल देखोगे तो पादप की जो कोशिका भित्ति है, पादप की कोशिका भित्ति बेटे बनी होती है यानी सेल्यूलोज की, लेकिन कवक की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है काइटिन की। इतना आपको याद रखना है। इसका संचित भोजन जो होगा, संचित भोजन, तो संचित भोजन बेटे यहां आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोजन। यहां पर इसका संचित भोजन ये देखने को मिलेगा ग्लाइकोजन। जबकि नॉर्मल पौधों का जो संचित भोजन है, तो पौधों का जो संचित भोजन है ये होता है बेटे स्टार्च। तो क्या क्या पौधों से कवक को आप अलग करोगे कि एक तो इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं होने के कारण बेटे प्रकाश संश्लेषण यहां पर नहीं होता। उसके बाद में इसमें जो भोजन पोषण ग्रहण करने की विधि वह परपोषी है, अपना भोजन खुद नहीं बनाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये जो कवक होती है बेटे सड़ी गली मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करती है, इस कारण से इसमें मर्तोपजीवी पोषण भी होता है। उसके बाद में कोशिका भित्ति इसकी काइटिन की बनी होती है और साथ में इसका संचित भोजन ग्लाइकोजन कहलाता है। कवक का जो शरीर होता है ये बेटे एक जाल के रूप में होता है जिसे माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम यानी इसको कहोगे कवक जाल, इसको आप कहोगे कवक जाल। तो इस तरह से बच्चों ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कर्मी क्या होते हैं और कवक क्या होते हैं। अब आइएगा अपन देखते हैं इनके द्वारा होने वाले रोग। तो आगे बढ़ते हैं बेटे। तो सबसे पहले यहां पर आया है हमारे पास में यानी कर्मी जनित रोग। तो पहला पार्ट हम यहां पर अपन ले लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास में कर्मी जनित रोग। यहां पर पहला अपन ले रहे हैं बच्चों और ये होगा कर्मी जनित रोग। मैंने आपको बता दिया कि कर्मी क्या होते हैं बेटे, एक छोटे छोटे वर्म लाइक संरचनाएं होती है जो कि चपटे कर्मी यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस के सदस्य होते हैं। तो आइए इसमें कौन कौन से रोग यहां पर होते हैं। तो सबसे पहला रोग है यानी एस्केरियासिस। एस्केरियासिस बहुत ही कॉमन रोग है बेटे। जैसे मान लेते हैं कभी कभी अपन मजाक में नहीं बोल देते क्या, अरे यार तुझे चुन्ने काट रहे हैं क्या। तो चुन्ने काट रहे का मतलब ये है कि उसके पेट में कुछ कीड़े हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेटे, तो छोटे बच्चों के अंदर ये वर्म्स पड़ जाते हैं, तो जब वो उन्हें काटते हैं तो बच्चा कितना रोता है याद रखना। तो फिर एक मेडिसिन आते हैं एबेंडाजोल वगैरह, वो बच्चे को पूरी की पूरी पिलाई जाती है। तो ये जो रोग है, अब जो एस्केरिस से होगा उसे एस्केरियासिस कह देंगे, है ना। कोई सिस्टोसोमा से होगा तो सिस्टोसोमेसिस कह देंगे, कोई टीनिया से होगा तो टीनेसिस कह देंगे। तो बेटे ध्यान रखना कर्मी के नाम के आधार पर ही इनका रोग का नाम होता है। तो पहला रोग आपके सामने आता है एस्केरियासिस, यानी इसे आप याद रख सकते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस का जो कोज या फिर इसका जो पैथोजन होगा बेटे ये होगा एस्केरिस लंबरिकोइड, जिसे आप क्या कहोगे, इसे गोल कर्मी भी कहते हैं। गोल कर्मी यानी इस तरह से ये
धागे के जैसा होता है बेटे गोलकर्मी, या फिर इसे आप कहोगे धागा कर्मी। गोल कर्मी भी आप कह सकते हो या क्या कह सकते हो, धागा कर्मी। तो याद रखिएगा एस्केरियासिस पहला रोग बच्चों आपके सामने आया है। देखो ये रोग हैं, ये आपको याद करने होंगे, लिख लिख के याद करने होंगे तब याद होगा। तो पहला रोग का क्या नाम याद है, एस्केरियासिस। तो बेटे एस्केरियासिस ये किससे होगा, एस्केरिस से होगा। अगर पूरा नाम याद नहीं भी हो तो बेटे याद रखना ये किससे होगा, एस्केरिस से होगा। लेकिन इसका पूरा नाम आपको याद रखना है और ये इसका पूरा नाम है एस्केरिस लंबरिकोइड। एस्केरिस लंबरिकोइड है ना। इसमें बेटे ध्यान रखना कि नर थोड़ा छोटा होता है, मादा थोड़ी बड़ी होती है। और एस्केरिस को गोलकर्मी भी कहते हैं या धागा कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शरीर होता है ना ये लंबे धागे के समान होता है। तो इसका खोज क्या हुआ बच्चों, एस्केरिस लंबरिकोइड यानी धागा कर्मी या गोलकर्मी। अब देखो, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी कर्मी जनित रोग होते हैं वह अधिकतर दूषित जल या भोजन या फिर जो है दूषित जो है क्या कहते हैं बेटे मांस वगैरह ये खाने से ये रोग फैलता है। तो इस रोग का जो मेन है वह आंत में जाकर ये जाएगा और वहां बेटे यह आंत में घाव उत्पन्न कर देता है। और जब आंत में घाव उत्पन्न कर देता है तो फिर क्या होता है बच्चों कि वहां पर जो है खून यानी मल के साथ में खून भी बाहर आने लगता है, भोजन करने की क्षमता में गिरावट आती है, शरीर कमजोर होता है और बुखार वगैरह ये आ जाता है। और बेटे यहां अगर आपने कभी एस्केरिस पढ़ा हो तो ये हमारे शरीर में 10 से 15 दिन का भ्रमण दर्शाता है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि हमारी आंत में इसमें निषेचन होगा। निषेचन होते ही वहां पर जाइगोट बनेगा, है ना, जाइगोट है ना, मेमिर यानी एम्ब्रियोनेटेड अंडा बनेगा। वह मल के साथ में वो अंडे बाहर आ जाते हैं बेटे, और बाहर आने के साथ ही फिर वापस किसी मिट्टी वगैरह के साथ में वापस मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। मनुष्य के अंदर आकर बेटे आंत्र से पहले वो लिवर में जाते हैं, है ना, फिर लिवर से बेटे वो जो है ब्लड के माध्यम से हृदय में जाते हैं और हृदय से बेटे वो फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों से होते हुए वो वापस बेटे आंत्र में आ जाते हैं। तो एस्केरिस जो होता है वो एक पोषदेय जंतु है और उसका एक ही पोषद है और वो पोषद है मनुष्य। तो ये मोनोजेनिक होस्ट है, ये भी याद रखना बेटे, यानी एक पोषदीय जंतु है, ये याद रखना, यानी ये है मोनोजेनिक। मोनोजेनिक, तो ये ध्यान रखना एस्केरिस जो होता है बच्चों ये मोनोजेनिक होता है। ये अपना जीवन चक्र केवल एक ही पोषद में पूरा करता है और उस पोषद का नाम है मनुष्य। लेकिन ये शरीर में जब घूमता है तो बेटे कई जगह पर जाकर ये मर जाता है, तो वहां पर ये जहरीले पदार्थ छोड़ता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक इसके जो है क्या कहते हो जाता है। इसका परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि इसमें कई सारे लार्वा भी पाए जाते हैं, जैसे रेबडीफॉर्म लार्वा होता है, इसका जो है सेकेंडरी लार्वा, टर्सरी लार्वा या चतुर्थ लार्वा और पांचवा लार्वा। तो इसका जो दूसरा लार्वा है वो सबसे खतरनाक लार्वा माना जाता है बेटे, ये इसके जीवन चक्र में बताया जाता है। तो यहां आप देख लें कि अब इस रोग के लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण क्या है कि मानव की छोटी आंत्र, ये याद रखना बेटे, मानव की छोटी आंत्र का परजीवी है, बड़ी आंत्र का नहीं है। किसका है, छोटी आंत्र का, यानी आपको इलियम में मिल सकता है या जेजुनम में मिल सकता है या ग्रनी में मिल सकता है। तो एस्केरिस जो होता है बेटे वो मनुष्य की छोटी आंत्र का परजीवी है, यानी ये कहां पर रहेगा, ये मानव की छोटी आंत्र में पाया जाएगा। लेकिन बेटे इसके आंत्र में तो ये रहेगा, लेकिन ये पचेगा क्यों नहीं। तो फिर मैंने आपको क्या कहा था कि इसके ऊपर देह भित्ति पर एक मोटा क्यूटिकल का प्रतिरोधी आवरण मिलता है। उस आवरण को आप क्या कहोगे, तो उसका नाम है टेग्यूमेंट। और उस आवरण के कारण मानव के पाचक एंजाइम उस पर कार्य नहीं करते हैं और यह आंत्र में रहते हुए भी ये जिंदा रहता है, पचता नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, परजीवी अनुकूलन हो गया। लेकिन अब ये जब आंत्र में पाया जाएगा तो बेटे यह आंत्र में क्या करेगा, घाव उत्पन्न कर देगा, जिन्हें आप अल्सर कहोगे, है ना। आंत्र में ये घाव उत्पन्न कर देगा और घाव यानी छाले उत्पन्न कर देगा। तो फिर बेटे क्या होगा
कि छालों से खून बाहर आएगा या उन अल्सर से खून बाहर आएगा। तो जब अल्सर से खून बाहर आएगा तो उसके दस्त के साथ में बेटे खून भी आएगा। तो फिर यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि खूनी दस्त है ना, इसको ब्लडी स्टूल कहते हैं, यानी मल के साथ में खून बाहर आना। और साथ में क्या होगा, यानी बुखार आ जाएगा, क्योंकि जब घाव होंगे बेटे आंत्र में तो बुखार आना तो स्वाभाविक है। उसके बाद में आंत्र में जो घाव होंगे तो उन घावों से बेटे खून भी बाहर आने लगता है, तो मल के साथ में खून बाहर आने लगेगा। उसके बाद में जब आंत्र में घाव उत्पन्न हो जाएंगे तो भूख में कमी आएगी, भूख में कमी भी आएगी, और साथ में अरक्तता भी होगी, जिसको कहेंगे एनीमिया। एनीमिया यानी ब्लड की कमी। अरक्तता का माने होगा बेटे ब्लड की कमी, ब्लड की कमी। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि अरक्तता का माने जब लगातार खून बहता रहेगा बेटे तो फिर उस व्यक्ति में रक्त की कमी भी आ जाती है। तो कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को एस्केरिस रोग होता है तो बेटे एस्केरियासिस इसको कहेंगे, और ये रोग कारक क्या है, एस्केरिस, जिसका क्या नाम याद होगा आपको, या तो धागा कर्मी या फिर गोल कर्मी, ये इसे आप कहेंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है कि बेटे ये जो एस्केरिस है ये एक पोषदीय जंतु है, ये अपना जीवन चक्र एक ही पोषद में पूरा करता है और वह पोषद है मनुष्य। अब ये मनुष्य में आएगा कैसे, तो मनुष्य के जो बच्चे होते हैं बेटे, अनजान बच्चे होते हैं, वह बिना धुले भोजन ग्रहण कर लेते हैं, नाखून वगैरह प्रॉपर वो जो है काटते नहीं है, तो किसी भी दूषित जल और दूषित भोजन की वजह से इसका संक्रमण होगा। अब संक्रमण होते बेटे दूषित भोजन हो या जल हो, अपन जब ग्रहण करेंगे तो कहां आएगा, सबसे पहले आंत में आएगा। तो इसका पहला निवास स्थान जो होता है ना वह आंत ही होते बेटे। अब आंत में ही ये क्या करता है कि वहीं पर इसमें निषेचन होता है, और निषेचन होने के साथ ही बेटे ये अंडे देता है और शुक्राणु होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं बेटे, निषेचन होता है, निषेचन होते हैं जायगोट बनता है। ये जायगोट जो है फेकल मैटर के साथ में बाहर चला जाता है ना। अब बाहर जाने के बाद में कई सालों तक ये वहां पड़ा भी रह सकता है, क्योंकि ये त्रिपर्ती होता है। फिर वापस गंदे जल और गंदे भोजन की वजह से किसी और दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएगा। पहुंचने के साथ ही बेटे यह आंत में जाकर इसकी हैचिंग होती है, और इसका जो लार्वा है वह आंत में बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह आंत में घाव बनाता है, ध्यान रखना। तो आंत में घाव बनते ही बेटे ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड से यह आंत का जो ब्लड है वो पहले लीवर में आता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से। तो ये कहां जाता है, लीवर में। लीवर से बेटे ब्लड जो है वह हिपेटिक जो है क्या कहते हैं वेन के थ्रू हृदय में पहुंच जाता है। हृदय से बेटे ये फेफड़े में चला जाता है, और फेफड़े में ये 10 दिन तक रुकता है। इस बीच में इसमें निर्मोचन भी होता जाता है, ये इसका लाइफ साइकिल में बता रहा हूं आपको। उसके बाद में ये फेफड़ों से होता हुआ वापस आंत में आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में भ्रमण करता है, लेकिन रहता कहां पर है बेटे, आंत में रहता है। अब जब यह आंत में रहेगा तो वहां पर यह आंत में बेटे जो है इसके ऊपर पाए जाते हैं हुक्स, तो ये आंत में घाव पैदा कर देता है, क्योंकि वहां से भोजन ग्रहण करता है तो आंत में ये घाव बना देता है। तो क्या दूसरा लक्षण क्या होगा बेटे, एक तो आपको पता चल गया कि ये मानव की छोटी आंत्र का परजीवी है, दूषित जल और भोजन के संक्रमण से ये होता है। उसके बाद में आंत में घाव उत्पन्न कर देता है। जब आंत में ये घाव उत्पन्न करेगा तो बेटे क्या होगा, वहां से खून बाहर आना शुरू हो जाएगा, और जब आंत में खून बाहर आएगा तो फेकल मैटर जब इस आंत से गुजरेगा तो उसके साथ साथ में रक्त भी बाहर आएगा बेटे। तो फिर अपन इसको कहेंगे खूनी दस्त की, यानी दस्त के साथ में बेटे खून भी बाहर आता है। जब लगातार खून बाहर आता रहेगा तो बेटे क्या होगा, शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, यानी एनीमिया या रक्त अल्पता भी इससे देखने को मिलती है। तो ये पहली बीमारी थी हमारे पास में, और उसका नाम है बेटे एस्केरियासिस। अब दूसरी बीमारी है तो उस बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। देखो बच्चों, यानी क्या नाम है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंट का माने सभी को पता है ना, हाथी होता है। तो और दूसरा है फाइलेरियासिस, क्योंकि एक कर्मी होता है फाइलेरियल कर्मी, उस कर्मी से बीमारी होती है।
इस कारण से तो इसको फाइलेरियसिस कहते हैं। और बेटे इस बीमारी में दोनों जो पांव होते हैं या जिस पांव में भी ये बीमारी होती है वो सूजकर हाथी के पांव के जैसा हो जाता है, तो इस कारण से इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं या फिर एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाथी पांव रोग में हाथी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि हाथी में होने वाला रोग हाथी पांव रोग कहलाता है। बेटे होता मनुष्य के पांव में है, लेकिन मनुष्य के पांव में सूजन आ जाती है और सूजन आने के साथ ही बेटे यह हाथी के पांव के जैसा लगता है, तो इस कारण से इसको कहा जाता है हाथी पांव रोग। अब ये रोग का कारण क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है ना। रोग का कारक तो बेटे यहां पर है वाउचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, या फिर इसे आप क्या कहोगे, या फिर इसे कहा जाता है बेटे फाइलेरियल कर्मी। इसको कहा जाता है फाइलेरियल कर्मी। यानी बेटे इसके दो नाम हैं, एक तो वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई या फिर इसे क्या कहोगे फाइलेरियल कर्मी। तो ये एक बार और देख लें, कई बार क्वेश्चन आ गया बच्चों ये कि हाथी पांव रोग किससे होता है। तो ये आप ध्यान से देख लें कि बेटे हाथी पांव जो रोग है वह किससे होता है, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई। नाम थोड़ा सा बड़ा है, हिंदी में लिख लेना वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई, या फिर ये याद नहीं हो तो बेटे याद कर लेना फाइलेरियल कर्मी। नाम थोड़ा सा अजीब है, फाइलेरियल कर्मी। तो एक बार फिर अपन रिपीट करें कि हाथी पांव रोग, ये रोग बेटे कौन से रोग कारक से होता है, तो ये कर्मी है, कर्मी है बेटे ध्यान रखना। और ये एस के हेलमिंथीज में आने वाला कर्मी है, ध्यान रखिएगा। तो उसका नाम है वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई या फाइलेरियल कर्मी। फाइलेरियल कर्मी के कारण ही इस बीमारी का दूसरा नाम है फाइलेरियसिस। अब ये जो कर्मी है बेटे ये एक वाहक से फैलता है और उस वाहक का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि हाथी पांव रोग जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा भी फैलता है। अब देखो बेटे इस बीमारी का पहला लक्षण है कि लसिका गांठों व लसिका वाहिनियों में सूजन आती है। हमारे अंदर बेटे लसिका वाहिनियां पाई जाती है, लसिका गांठें पाई जाती है ना। लसिका वाहिनियां जैसे मैंने कहा था कि लसिका उत्तक की बनी होती है और जिन वाहिनियों के अंदर लसिका बहता है उन्हें लसिका वाहिनियां कहते हैं, जिनके अंदर ब्लड बहता है उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। तो लसिका वाहिनियां बेटे ये सूजन आ जाती है और इस कारण से क्या होता है उसके जनन अंग भी प्रभावित होते हैं, यानी जनन अंगों के अंदर भी बेटे उनका विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। ये जनन अंग भी क्या होते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं। और इस बीमारी में पांव में सूजन आ जाती है, यानी कैसे हो जाते हैं बेटे, हाथी के समान पांव, हाथी के पैर के समान, हाथी के पैर के समान। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि पांव में सूजन आ जाती है और पांव में सूजन के कारण बेटे जो इसके पैर होते हैं वो सूजकर हाथियों के पैर के जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि इतने मोटे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बेटे मानव के पैर से तो कई गुना मोटे हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये हाथी पांव, जो एनसीईआरटी में दे रखा है बेटे इसका डायग्राम, तो देखना बहुत ज्यादा मोटा पैर हो जाता है। तो इस कारण से इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। तो क्या सबसे मेन सिम्टम्स है इसके कि लसिका गांठों में सूजन आती है, लसिका वाहिनियों में सूजन आती है। उसके अलावा बेटे जो जनन अंग होते हैं, चाहे वो वर्षण हो या अंडाशय हो, इनका विकास रुक जाता है और इनमें युग्मक जनन की क्षमता भी घट जाती है। तो इससे जनन अंग भी प्रभावित होते हैं। और दूसरी बात बेटे लसिका गांठों में सूजन आ जाने से, है ना, तो लसिका गांठों में सूजन आ जाने से क्या होगा, लसिका वाहिनियां ब्लॉक हो जाएगी बेटे। और लसिका वाहिनियां ब्लॉक हो जाएगी तो उनमें बहने वाला जो लसिका का प्रवाह है वो रुक जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी जगह पर अपन कोई एनीकट बना दे तो बेटे पानी तो रुकेगा ही सही, वहां पर कोई बांध बना दे तो पानी तो रुकेगा ही सही। तो जब लसिका वाहिनियों में, लसिका गांठों में सूजन आ जाती है तो लसिका गांठें लसिका वाहिनियों की दीवारों में पाई जाती है। तो लसिका गांठों में सूजन आ जाने से लसिका वाहिनियों में ब्लॉकेज आ जाएंगे और लसिका का प्रवाह रुक जाएगा। और लसिका के प्रवाह के रुक जाने से बेटे ये पांव में सूजन आना शुरू हो जाती है और ये जो पांव होते हैं वो सूजकर मोटे मोटे हो जाते हैं, जिसे हाथी पांव रोग या हाथी पांव के जैसा पैर अपन कहेंगे। तो ये हमारे पास में दूसरी बीमारी थी जिसका
नाम है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि हाथी पांव रोग, जिसका रोग कारक तो वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई है और फाइलेरियल कर्मी है। इसका वाहक वह क्यूलेक्स है, ध्यान रखना। और इसके लक्षण में सीधा सा याद करना कि बेटे इसमें लसिका वाहिनियां और लसिका गांठों में सूजन आती है। लसिका गांठों में सूजन आने से लसिका वाहिनियां ब्लॉक होगी और लसिका का प्रवाह रुक जाएगा, तो जिस वजह से पैरों में सूजन आ जाती है और ये पैर सूजकर हाथी के पैर जैसे दिखाई देते हैं। इस कारण से इसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। दूसरा आपको याद करना है कि बेटे इसके जो जननांग होते हैं, जिन्हें वर्षण या अंडाशय कहते हैं, है ना, वह अल्पविकसित हो जाते हैं। उनके अंदर युग्मक या जो है शुक्रजनन अंडजनन की क्षमता भी इसमें कम हो जाती है। तो इस तरह से ये था बेटे हमारे पास में हाथी पांव रोग। दूसरा रोग जो आता है, यह आता है हमारे पास में टीनियसिस, है ना, टीनियसिस। तो सीधा सा मतलब है बेटे, नाम से लग रहा है ना टीनियसिस, तो ये टीनियसिस किससे होगा? ये टीनिया सोलियम से होगा, यानी टीनिया सोलियम, जिसे फीता कर्मी भी कहते हैं। टीनिया सोलियम, या बेटे इसे आप कहोगे यानी फीता कर्मी, फीता कर्मी। और ये द्विपोषदीय, ध्यान रखना, द्विपोषदीय जंतु है ये, द्विपोषदीय। तो द्विपोषदीय में इसका जो प्राइमरी होस्ट है ये तो है बेटे मनुष्य, है ना, प्राइमरी होस्ट तो मनुष्य है। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है ये है बेटे सुअर, सुअर। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी इसका वाहक कौन है? पिग है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें कि बेटे जो टीनियसिस है ये चपटे कर्मी का सदस्य है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है, ध्यान रखना। टीनेसिस तो टीनियसिस, टीनिया से होने वाला रोग है टीनिएसिस। ये यहां पर बीमारी है बच्चों जिसका नाम है टीनिएसिस। तो टीनियसिस ये किससे होने वाला है? टीनिया सोलियम। ये याद करना बेटे, नाम तो सुना होगा आपने, 11th वगैरह में भी आता है क्लासिफिकेशन में बेटे, टीनिया सोलियम। ये जो टीनिया सोलियम है इसे बीफ टेपवर्म भी कहा जाता है, या इसे पोर्क टेपवर्म भी कहा जाता है। यानी बेटे क्या कह सकते हो आप इसे? टीनिया सोलियम को यानी पोर्क टेपवर्म, पोर्क टेपवर्म, यानी ये कच्चे सुअर के मांस में बेटे ये मिलता है, तो इसे पोर्क टेपवर्म भी यहां पर आप इसे कहेंगे। तो इसका ये द्विपोषीय जंतु है, यह आधा जीवन चक्र तो मनुष्य में पूरा करता है और आधा जीवन चक्र ये सुअर के अंदर पूरा करता है। अब होगा क्या बेटे कि जो व्यक्ति सुअर का अधपका मांस खाएंगे तो उस अधपक के मांस को मिजेली पोर्क या फिर सुअर का मांस कहते हैं, तो ये मनुष्य के अंदर चला जाएगा। फिर मनुष्य के अंदर जब ये चला जाएगा तो आधा लाइफ साइकिल इसका मनुष्य में पूरा होगा और मनुष्य में बेटे वहां पर नए टीनिया सोलियम बनेंगे और वो नए टीनिया सोलियम के जो लार्वा होंगे वो बेटे मल के साथ में फिर बाहर चले जाएंगे। फिर उस मल को जब कोई पिग खाएगा तो फिर वो उसके अंदर चले जाएंगे और फिर वहां पर अपने जीवन आधा जीवन पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टीनिया सोलियम है वह दो जंतुओं में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो उसका प्राथमिक पोषक तो मनुष्य होता है और उसका द्वितीय पोषक कौन होता है बच्चों? यानी पिग या सुअर होता है। तो इस कारण से इसको पोर्क टेपवर्म या फीता कर्मी भी कहा जाता है। अब जैसा मैंने कहा कि इस रोग में भी क्या होगा, तो बेटे वही मानव की आंत्रका परजीवी, यानी जो भी, ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने सुअर का मांस को खाया, तो बेटे मांस को खाया तो वह कहां जाएगा? आंत में जाएगा। अब देखो कि व्यक्ति मांस को तो पचा जाएगा लेकिन बेटे इस परजीवी को नहीं पचा पाएगा। इसका कारण क्या बताया था मैंने आपको? इसका कारण यह था बच्चों कि वही इसके ऊपर भी क्या होगा कि वही मोटी क्यूटिकल का प्रतिरोधी आवरण पाया जाएगा और मोटी क्यूटिकल के प्रतिरोधी आवरण के कारण, मोटी क्यूटिकल के प्रतिरोधी आवरण के कारण मानव के पाचक एंजाइम इसे नहीं पचा पाएंगे। तो मांस तो पच जाएगा और ये स्केरिस वहां पर, ये टीनिया सोलियम वहां पर रह जाएगा। तो ये आपको कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा बेटे मानव की आंत्रका परजीवी। तो ये आपको याद रखना है, ये मानव की आंत्रका परजीवी है। उसके बाद में बेटे देखो कि यहां पर हृदय, फेफड़े और लीवर को ये प्रभावित करता है, क्योंकि बेटे ये जो टीनिया सोलियम है
इसके एक लार्वा अवस्था है ना। कई सारी लार्वा होते बेटे, सिस्टिस सर्कस लार्वा होता है, ब्लेडरवम लार्वा होता है, हेक्साकेंथ लार्वा होता है। तो इसकी लार्वा अवस्था जो है वो आंत से होते हुए बेटे लीवर में, हृदय में, फेफड़ों से होती हुई गुजरती है। और अगर ये वहां पर डेड हो जाता है तो बेटे ये जहरीले पदार्थ स्त्राव भी करता है, जिससे अगर हृदय में डेड होता है तो हृदय प्रभावित होगा, लिवर में डेड होता है तो लिवर प्रभावित होता है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना कि बेटे ये हृदय, फेफड़े और लिवर इससे प्रभावित होते हैं। उसके बाद में तेज बुखार आता है इस बीमारी के कारण। उसके अलावा बेटे सिर दर्द होता है, शरीर कमजोर होता है और साथ में भूख में कमी भी होती है। तो इसमें कोई ज्यादा आपको लक्षण बेटे कोई नहीं पूछेगा आपसे ज्यादा, बस आपको क्या याद करना है कि कौन सी बीमारी किससे होती है। तो सबसे पहले तो कृमि जनित में बेटे ये 3 रोग आपके सामने हैं, एस्केरियासिस, एलिफेंटेसिस और टीनियसिस। तो ये लिख लिख के याद कर लेना। उसके बाद में इनके कोजेज याद कर लेना। एस्केरियासिस एस्केरिस के द्वारा, है ना, एलिफेंटेसिस वाउचेरिया के द्वारा, और बेटे जो है हमारे पास में टीनेसिस तो टीनिया के द्वारा। टीनेसिस में बेटे इतना याद करना कि इसमें भी ये भी मानव की आंत्र में पाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में बेटे इससे इसका जो लार्वा होता है ना वो खतरनाक होता है। लार्वा ब्लड के माध्यम से बेटे ये हृदय में, फेफड़े में, लिवर से होकर गुजरता है। अगर गलती से कोई लार्वा इसका वहां पर डेड हो गया, जैसे लिवर में आया, लिवर में डेड हो गया, तो ये जहरीले पदार्थ छोड़ता है, इस वजह से बेटे लिवर में सूजन आ जाएगी। फेफड़े में गया, अगर वहां डेड हो गया तो वहां जहरीले पदार्थ छोड़ेगा तो फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, तो फिर व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। तो इससे प्रभावित जो अंग है वह हमारे हृदय हो सकता है, फेफड़ा हो सकता है और लिवर हो सकता है। उसके बाद में बेटे आंत्र में तो ये रहेगा ऐसे। तो आंत्र में जब ये रहेगा तो बेटे जो है भोजन करने में कमी आ जाएगी, और जब भोजन प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो भी बेटे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, भूख में कमी आएगी, और इस कारण से सिर दर्द और जो है बुखार वगैरह भी इसमें बना रहता है। तो इस तरह से ये 3 डिजीज तो आपको यहाँ याद करनी है। पहला एस्केरियासिस, दूसरा एलिफेंटेसिस और तीसरा क्या है बच्चों, टीनेसिस।